फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, कार्यक्रम और अभियानों के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अक्टूबर से आचार संहिता लग गई थी, फिर चुनाव हुए, तो इस तरीके से अक्टूबर और नवंबर का जो माह है वो पूरा चुनाव में गया, तो उसमें कोई नई योजनाएं या कोई कार्यक्रम जो है वो नहीं हुए हैं। तो जितने हमारे अभी तक के अवेलेबल हैं वो हम आज डिस्कशन करेंगे। अगर दिसंबर में कोई नई योजनाएं या कुछ भी आता है तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करके उसको इसमें ऐड अप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ में 2023 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू सारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल 11 योजनाओं के बारे में बात करेंगे। इन 11 में से जो 8 योजनाएं हैं वो इस वर्ष लागू की गई है। ये 8 योजनाएं जो हैं वो टोटल नई योजनाएं हैं, और इसके अलावा जो 3 योजनाएं हैं वो पहले से लागू योजनाएं हैं जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है, कुछ सुधार किया गया है। मतलब या तो राशि में बढ़ोतरी की गई है या फिर उसका दूसरा, तीसरा या जो भी चरण जो है वो इस वर्ष आरंभ किया गया है। तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजनाएं भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ष की बात करें तो कुल 8 नई योजनाएं जो हैं वो लागू की गई हैं, और 3 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कुछ सुधार किए गए हैं या उनको आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए हम एक एक करके सारी योजनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा जो पहला योजना है वो है GIS आधारित जिला जल संरक्षण योजना। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जिसे लागू किया गया है 12 जनवरी 2023 को। ठीक है, अब हम सभी को ये याद रखना होगा कि 12 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर श्री भूपेश बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने GIS आधारित जिला जल संरक्षण योजना जो है वो लागू की है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये GIS क्या है। ठीक है, तो GIS का जो फुल फॉर्म है वो है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र बोलते हैं। तो ये जो योजना है वो उसके साथ तकनीकी भी एडअप की गई है, मिक्स की गई है, और इन सब के मेल जोल से कोशिश की जा रही है कि एक तो जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, दूसरा युवाओं के लिए उद्यम का कुछ ऐसे उपाय किए जाएं कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ये योजना जो है वो लागू की गई है। ये योजना जो है वो भूपेश बघेल जी ने सिहावा, जो कि धमतरी जिला में आता है, वहां से लागू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला जो है वो है जल संसाधनों को संरक्षित करना। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जल संसाधन जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जल स्तर घटता जा रहा है। तो सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जल संसाधनों को संरक्षित रखना। दूसरा, कृषि कार्यों को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि कार्यों को बढ़ावा देने का तात्पर्य यह है कि जल संसाधनों के ऐसे उपाय करना जिससे कृषि को भी बढ़ावा मिले और जो कृषक है उनकी आमदनी में वृद्धि हो। और इसका जो तीसरा है उद्देश्य वो है परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन और नवीनीकरण। ठीक है, तो ये 3 मुख्यतः उद्देश्य जो है वो इस योजना के रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ष 2021-22 में जल संरक्षण हेतु कौन कौन से कार्य जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हुए हैं। तो वर्षा जल संरक्षण के कुल 818 कार्य हुए हैं। पारंपरिक जल स्रोतों का जो जीर्णोद्धार है वो कुल 133 पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। मतलब ऐसे जल स्रोत जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उन्हें अच्छा बनाया गया है। फिर नवीनीकरण व पुनर्भरण संरचना। ठीक है, जल संरक्षण के लिए जो नए कार्य किए गए हैं, नई नई संरचनाएं बनाई गई हैं, वो कुल 145 है। वाटरशेड विकास का कार्य जो है वो 728 कार्य किए गए हैं, और सघन वृक्षारोपण जो है वो 58 लाख पौधे जो है वो रोपित किए गए हैं। अब हमें ये देखना जरूरी है कि जल संसाधन के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता क्यों हुई।
तो हम सभी जानते हैं कि वृक्ष जो है वो जल के कटाव को रोकते हैं और वृक्ष बहुत जरूरी है हमारे जल संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए। तो इसीलिए वृक्षारोपण को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी योजना थी। अब हमारी जो दूसरी योजना है वो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ये एक बहुत पॉपुलर योजना है छत्तीसगढ़ की, जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो ये योजना जो है वो 21 मार्च 2023 को लागू की गई है। अब हमें जानना होगा कि 21 मार्च को ही क्यों, क्योंकि 21 मार्च को जो होता है वो विश्व वानिकी दिवस होता है। 21 मार्च जो है वो है क्या है, विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो योजना है वो कहाँ लागू की जाएगी, तो ये योजना जो है वो राज्य के समस्त 33 जिलों के 42 स्थानों पर ये योजना जो है वो लागू की जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर लोगों की आय में वृद्धि करना और पर्यावरण का सुधार करना जो है वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि इस योजना के लिए कौन लोग पात्र होंगे। ठीक है, तो ये योजना जो है वो समस्त वर्ग के लोगों के लिए है, मतलब वो सारे व्यक्ति जिनके पास भूमि है और जो वृक्षारोपण या बोला जाए वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए इच्छुक है वो इस योजना में पात्र होंगे। दूसरा, सारे शासकीय, अर्धशासकीय और शासन के स्वायत्त संस्थान जिनके पास खाली जमीन है वो इस योजना में पात्र होंगे। और इसके अलावा जो भी पंचायत, ग्राम पंचायत या कुछ विद्यालय हैं जिनके पास भूमि है वो भी इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, अगर बहुत सरल तरीके से समझा जाए तो ये योजना क्या है कि जिसके पास भी खाली जमीन है वो अपनी जमीन में वाणिज्यिक वृक्षारोपण कर सकता है और उससे अपने आय में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज और है, ये है कि शासन की ये कोशिश है कि किसानों की जो पड़ती भूमि होती है उससे भी इस योजना में शामिल किया जाए। अब एक बात आती है कि पड़ती भूमि क्या होती है, पड़ती या पड़त भूमि। ठीक है, तो पड़त भूमि क्या होती है कि ऐसी भूमि जिसमें 1 या 2 वर्ष कृषि कार्य नहीं किया जाता है, मतलब इसमें लगातार कृषि कार्य नहीं किया जाता है। 1 वर्ष कृषि की जाती है, फिर 1 या 2 वर्ष के लिए उस भूमि को छोड़ दी जाती है ताकि मिट्टी जो है वो और अधिक उपजाऊ हो सके। तो ऐसी भूमियों का उपयोग जो है वो सरकार की कोशिश है कि इस योजना के तहत किया जाए। ठीक है, अब इस योजना का लक्ष्य क्या हो सकता है, तो इस योजना का सीधा सीधा लक्ष्य ये है कि कृषि के अलावा अन्य संसाधनों से जो ग्रामीण लोग हैं या कृषि कार्य में संलग्न लोग हैं उनकी आय में वृद्धि करना, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, तो हमने पात्रता दे दिया। अब देखते हैं कि किस तरीके से इस योजना को अंजाम दिया जाएगा या कौन कौन से कार्यक्रम किस तरीके से इस योजना के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास 5 एकड़ भूमि है, खाली भूमि है, और वो इस योजना के द्वारा वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उन्हें 100% अनुदान जो है वो इस कार्य के लिए दिया जाएगा। और वे व्यक्ति जिनके पास 5 एकड़ से अधिक की भूमि है उन्हें 50% आर्थिक अनुदान जो है वो इस योजना के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब मुख्यतः इस योजना के तहत 12 वृक्ष की ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें चिन्हांकित किया गया है और इस योजना के तहत यही 12 वाणिज्यिक वृक्ष जो है उनका वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो वो 12 वृक्ष कौन से हैं, तो वो है क्लोनल यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को हम अपनी सामान्य भाषा में नीलगिरी का पेड़ भी बोल सकते हैं, तो यूकेलिप्टस। फिर टिश्यू कल्चर टीक, टीक मतलब सागौन का पौधा। फिर मिलिया डुबिया, फिर टिश्यू कल्चर बम्बू मतलब बांस, शीशम, मार, रूट ट्री टीक, चंदन, सामान्य बांस, रक्त चंदन, आंवला और महानीम, ये 12 पौधे हैं जो वितरित किए जाएंगे इस योजना के लिए। ठीक है, अब इन 12 में से भी 5 ऐसे पौधे हैं जिन्हें प्राथमिकता दी गई है कि इन 5 पौधों का तो अवश्य वृक्षारोपण किया जाए। तो वो 5 पौधे कौन कौन से हैं, तो पहला है क्लोनल यूकेलिप्टस, दूसरा है मिलिया डुबिया, तीसरा है टिश्यू कल्चर बम्बू या बांस, चौथा है आपका चंदन या सफेद चंदन, और 5वां जो है वो है आपका
ये टिश्यू कल्चर टीक, ये 5 ऐसे पौधे हैं जिन्हें अवश्य रूप से लगाने के लिए सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस योजना का लक्ष्य क्या है, कि आने वाले कुछ वर्षों में सरकार इस योजना के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट या लक्ष्य चाहती है। तो अगले 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ में वृक्षारोपण का जो प्लान है वो सरकार का है। इस 1,80,000 एकड़ में लगभग 15 करोड़ वृक्षों का वृक्षारोपण जो है वो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो वृक्षारोपण होगा उसके थ्रू ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ टन कार्बन का अवशोषण होगा और इससे पर्यावरण में सुधार होगा। ठीक है, ये जो वृक्षारोपण होगा उसके द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो जो 12 प्रजातियां हम देख रहे हैं उसमें शीशम, महानीम, सागौन, साल, ये सारे वृक्ष भी हैं जो इमारती वृक्ष माने जाते हैं। तो जब इनका वृक्षारोपण किया जाएगा तो इसे काष्ठ उद्योग जो है उसे बढ़ावा दिया जाएगा या बढ़ावा मिलेगा, और है कार्बन क्रेडिट द्वारा किसानों को अतिरिक्त आय होगी, ये भी इस योजना का एक लक्ष्य है। तो अब हमें ये भी जानना होगा कि कार्बन क्रेडिट के थ्रू अधिक आय कैसे होगी। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, तो अगर बहुत सामान्य भाषा में समझा जाए तो वो लोग जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई प्रयास करते हैं तो उन्हें इस प्रयास के लिए कुछ रुपए दिए जाते हैं, तो इसे बोला जाता है कार्बन क्रेडिटिंग, बहुत सामान्य भाषा में। ठीक है, तो इसके द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। ठीक है, ये जो योजना है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 15,000 से 50,000 रुपए तक की आमदनी जो है वो इस योजना के तहत हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने अगले योजना की तरफ, जो कि है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक है, तो इस योजना के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों के पर्वों को संरक्षण देने की आवश्यकता क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, लोग गांव से उठकर शहरों की तरफ आते जा रहे हैं, और इन सारे क्रियाकलापों में ये हो रहा है कि लोगों की संस्कृति जो है वो धीरे धीरे छूटती जा रही है। लोग अपना पर्व त्योहार मनाना उसके पारंपरिक और वास्तविक रूप में मनाना जो है वो छोड़ दे रहे हैं, और ये जो कल्चर है वो जनरली आदिवासियों में और जो रूरल एरिया में रहते हैं उन लोगों में ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि भले ही माता पिता अभी भी गांव में रह रहे हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो शहरों में आ गए हैं, तो वो अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने पर्वों से बहुत ज्यादा उसके मूल रूप से परिचित नहीं है। तो ये जो योजना है उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि लोग अपने पारंपरिक पर्व त्योहार और संस्कृति से परिचित हो सके, अपने ये सारे जो कल्चर है, संस्कृति है, उसे अपनी अगली पीढ़ी तक अपनी यथास्थिति या मूल रूप में हस्तांतरित कर सके, और तीसरा ये सारी जो व्यवस्था है, ये जो संस्कृति है, उसको अभिलेखों के रूप में संरक्षित किया जा सके। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं कि क्या है। तो ये जो योजना है वो 13 अप्रैल 2023 को लागू की गई है, और इस योजना की घोषणा जो है वो 15 अगस्त को की गई थी। ठीक है, ये जो योजना है वो कहाँ लागू की गई है, तो जगदलपुर के लाल बाग से ये योजना लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आदिवासी पर्व और त्योहारों के गरिमामय आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाना। ठीक है, इसमें कितनी राशि जो है वो मिलेगी, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 2 किस्तों में 10,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब प्रति वर्ष, मतलब वर्ष में 2 बार 5-5 हजार रुपए करके कुल 10,000 रुपए जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा, ताकि वो वहां के जो लोकल पर्व त्योहार हैं, स्थानीय पर्व त्योहार है, उसका आयोजन कर सके। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो आदिवासियों के तीज त्योहारों, संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना और मूल रूप में अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है इसकी मूल इकाई क्या है, मतलब वो कौन सी रूट होंगे, मूल इकाई होगा जहां से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तो वो जितने भी ग्राम होंगे, जितने गांव होंगे, वो इस कार्यक्रम की मूल इकाई है। ठीक है, इसके नोडल अधिकारी कौन है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मतलब जनपद सीईओ,
सीईओ जनपद जो होंगे वो इसकी नोडल एजेंसी होगी। ठीक है, और ये जो योजना है वो कहाँ संचालित होगी, तो छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित जनजाति विकास खंडों में ये योजना जो है वो संचालित की जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ये योजना का कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, तो इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 निकायों का गठन किया जाएगा। ठीक है, पहला होगा ग्राम स्तरीय शासी निकाय और दूसरा होगा अनुभाग स्तरीय शासी निकाय। ठीक है, तो ये 2 स्तर होंगे, ग्राम स्तरीय और अनुभाग स्तरीय। अब देखते हैं ग्राम स्तरीय शासी निकाय क्या होगा। तो ग्राम स्तरीय शासी निकाय जो होगा उसका जो अध्यक्ष होगा वो संबंधित ग्राम का सरपंच होगा। ठीक है, सदस्य कौन कौन होंगे, तो गायवा, पुजारी, सिरहा, गुनिया और बैगा, ये इनके सदस्य होंगे। इसके अलावा भी और सदस्य होंगे, और नाम से हमें समझ में आ रहा है कि समस्त जनजाति के जो धार्मिक प्रमुख होंगे वो ग्राम स्तरीय शासी निकाय के सदस्य होंगे। ठीक है, तो धार्मिक प्रमुखों के अलावा उस ग्राम के, उस पर्टिकुलर ग्राम के 2 बुजुर्ग, 2 महिला, उस ग्राम का कोटवार, उस ग्राम का पटेल और उस ग्राम का जो ग्राम पंचायत सचिव होगा वो भी ग्राम स्तरीय शासी निकाय का सदस्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या होगा। जो ग्राम स्तरीय शासी निकाय है उसका कार्य है कि जो राशि प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत उसे किन पर्वों में इस्तेमाल करना है, इसका निर्णय जो है वो ग्राम स्तरीय शासी निकाय जो है वो करेगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा निकाय है वो है अनुभाग स्तरीय शासी निकाय। तो देखते हैं ये क्या है। तो ये जो निकाय है उसका अध्यक्ष कौन होगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व होगा। ठीक है, तो राजस्व विभाग का जो अनुविभागीय अधिकारी है वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्य सचिव कौन होंगे, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो है वो इसके सदस्य सचिव होंगे। ठीक है, सदस्य कौन कौन होंगे, तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार जो है वो इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, मतलब जो अनुभागीय शासी निकाय है उसका कार्य होगा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन और कार्यों का समन्वय जो है वो इनका मुख्य कार्य होगा। मतलब ये कि जो अनुभाग स्तरीय शासी निकाय है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो ग्राम स्तरीय शासी निकाय है वो अपना कार्य सही तरीके से कर रहा है या नहीं, या जो राशि उन्हें प्रदान की गई है उसका उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है या नहीं। मतलब जो ऑब्जर्वेशन का काम है वो अनुभाग स्तरीय शासी निकाय जो है वो करेगी। अब हम अगला आते हैं अपने मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना जो है ये कब लागू हुई है, तो 24 सितंबर को ये योजना जो है वो 24 सितंबर 2023 को लागू की गई है। ये योजना जो है वो मुख्यतः सुकमा जिले के छिंदकगढ़ नामक स्थान से लागू की गई है। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये योजना क्या है। तो इस योजना के तहत जो स्कूली बच्चे हैं, जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, उन्हें सप्ताह में 5 दिन पौष्टिक भोजन जो है वो स्वल्पाहार के रूप में प्रदान किया जाएगा। इसमें पोहा, उपमा और भी कई ऐसी चीजें जिससे अच्छा पोषण बच्चों को मिल पाए, ऐसा स्वल्पाहार जो है वो प्रदान किया जाएगा। ये जो योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में कुपोषण दूर करना और उन्हें पोषित भोजन प्रदान करके सुपोषण की तरफ उनके कदम को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और कार्यक्रम इस योजना का यही है कि सप्ताह में 5 दिन अलग अलग सुपोषित भोजन जो है वो इन बच्चों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो अगली योजना है हमारी वो है बेरोजगारी भत्ता योजना। ये योजना जो है वो लागू हुई है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा व रोजगार विभाग जो है वो इसका नोडल विभाग है। ठीक है, अब देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना अगर सामान्य भाषा में देखें तो ऐसे युवक जो जिन्हें अभी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है तो वो रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रयासोन्मुख है, तो उनकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए और वो सही दिशा में कार्य कर रहे हैं अगर या प्रयासरत हैं, तो आर्थिक परेशानियों को उनकी थोड़ी कुछ हद तक कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो पात्र कौन वे व्यक्ति होंगे
जो इसके लिए पात्र होंगे, तो पहला तो कि आवेदक जो है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, 1 अप्रैल को आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है कि 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक के युवक जो बेरोजगार है वही इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है। तीसरा, जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसे मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं तक की परीक्षा जो है वो पास होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति 12वीं तक पास होना चाहिए न्यूनतम, वो व्यक्ति न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। और चौथा है कि वो जो व्यक्ति है उसका अपने संबंधित जिले में जो रोजगार मार्गदर्शन केंद्र है उसमें उसका पंजीयन होना चाहिए। तो ये इसकी पात्रताएं हैं। ठीक है। और अगली जो पात्रता है वो है कि हायर सेकेंडरी है उससे अधिक योग्यता पर उसका रोजगार पंजीयन जो है वो न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात कि जो भी व्यक्ति आवेदन करेगा उसका स्वयं का आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, और उसका जो परिवार है उसकी वार्षिक आय जो है वो 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये इस योजना में पात्रता के प्रावधान रखे गए हैं। अब देखते हैं कि भुगतान कैसे किया जाएगा। तो जो व्यक्ति पात्र होगा उसे प्रति माह 2500 रुपए जो है वो बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और ये भत्ता कब तक दिया जाएगा, मतलब अवधि क्या होगी, तो पहले 1 वर्ष तक दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखा जाएगा कि 1 वर्ष के भीतर वो व्यक्ति उस व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है या नहीं, या वो स्वरोजगार प्राप्त कर पा रहा है या नहीं। अगर रोजगार मिल रहा है तो ये भत्ता बंद कर दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिल पा रहा है तो पुनः 1 वर्ष के लिए ये भत्ता जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत में 2 वर्ष लगातार से अधिक बेरोजगारी भत्ता किसी को भी प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रशिक्षण। तो जो व्यक्ति इसमें आवेदन करेंगे, सरकार ने ये सुविधा मुहैया कराई है कि उन्हें जब फॉर्म भरवाया जाएगा तो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखा जाएगा, मतलब वे व्यक्ति जो है वो किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक है, और उसके अनुसार उन्हें उनके कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है वो सरकार करेगी। तो व्यक्ति जो है वो उन समयावधि में प्रशिक्षण केंद्र आएगा और उसे उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में फ्री में प्रशिक्षण जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक प्रावधान ये भी दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षण लेने से मना करता है, ठीक है, या फिर प्रशिक्षण के द्वारा सरकार द्वारा सुझाए गए जो भी जॉब रोजगार के अवसर सरकार के द्वारा उसे दिए जाएंगे उसे लेने से इनकार कर देता है, तो तुरंत उसका बेरोजगारी भत्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले योजना की तरफ, जो है स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना। ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना, तो देखते हैं कि इसकी घोषणा जो है वो 15 अगस्त 2023 को की गई है। ठीक है। घोषणा 15 अगस्त को की गई है और ये जो लागू कब हुआ है, तो ये 3 अक्टूबर 2023 को लागू हुआ है। अगर इस योजना के बारे में हम बात करें तो इसका सिंपल सा एक ही मकसद है कि जिस प्रकार से आत्मानंद स्कूल खोले गए थे ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा जो है वो प्राप्त हो सके, इसी तरह उसी तबके के लोगों के लिए एक कोचिंग की व्यवस्था की गई है ताकि वो बच्चे जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाने में सक्षम नहीं है, वहां की फीस भरने में सक्षम नहीं है, उन्हें मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जिस कोचिंग की आवश्यकता होती है वो सरकार उन्हें प्रोवाइड कराएगी। ठीक है। तो चलिए डिटेलिंग देखते हैं कि ये कहाँ लागू हुई है। तो वो ये छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों के मुख्यालय में और 4 शहरों में। ठीक है। मतलब टोटल 150 स्थानों पर छत्तीसगढ़ के ये योजना लागू की गई है, जिसमें से 146 विकास खंडों के मुख्यालय और उसके अलावा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा, इन 4 शहरों में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो ओपन की गई है। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट्स कौन सा कोर्स अवेलेबल करवाएंगे, तो ये प्री मेडिकल टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट मतलब टीईटी और टीएमटी की जो कोचिंग है वो दी जाएगी। ठीक है। अब इस इंस्टीट्यूट में शामिल होने के लिए कौन से छात्र योग्य होंगे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि छात्र 11वीं या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
दूसरा 10वीं में 60% अंक जो है वो उसके होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। वो सरकारी स्कूल का छात्र होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सी संस्थान है जो इस कोचिंग को प्रोवाइड करेगी, तो एलन इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट जो है वो ये कोचिंग प्रोवाइड करेगी। और प्रत्येक संस्थान में 75 से 100 छात्रों की क्षमता जो है, प्रत्येक संस्थानों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि 75 से 100 छात्र जो है वो एक संस्थान में एडमिशन लेके अपनी कोचिंग ले सकते हैं। अगला जो हमारा योजना है वो है छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ने जाता है तो बहुत सी ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बाधा उत्पन्न करती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की ये कोशिश है कि उन बाधाओं को दूर किया जाए। तो वैसी ही एक बाधा है परिवहन की। जब हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत सुगम है, लेकिन वे छात्र जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए अपने निवास स्थान से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक आना बहुत टफ हो जाता है। तो उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए और शिक्षा के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि वो छात्र जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें परिवहन के साधन प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपने घर से बसों में बैठकर विद्यालय तक आ सकते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने घर भी उसी परिवहन माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। इसकी डिटेलिंग देखते हैं क्या है। तो ये 7 अक्टूबर 2023 को ये योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना, ठीक है। 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जो शासकीय और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। ये योजना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के लिए नहीं है, सिर्फ शासकीय या राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र ही पात्र होंगे। तो उनके लिए ये योजना जो है वो बनाई गई है, ठीक है। इस योजना के तहत जो लागत है वो 110 करोड़ रुपए का है और ये जो लागत है वो राज्य शासन और जो परिवहन के संसाधन प्रोवाइड करने वाला जो भी ट्रांसपोर्टर होगा ये दोनों मिलकर 50-50 के वे में इसका लागत जो है इसका भार वहन करेंगे। अब हम आते हैं अपनी अगली योजना में है जो है छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। तो जैसे कि योजना के नाम से हमें समझ में आ रहा है कि स्वरोजगार बढ़ाने के लिए और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को लाया है या लागू किया है, ठीक है। तो ये योजना जो है इसकी भी घोषणा 15 अगस्त 2023 को की गई है और ये लागू या आरंभ कब से हुई है, तो 7 अक्टूबर 2023 से ये योजना जो है वो लागू हो गई है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो पहला तो कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, और दूसरा है रोजगार के अवसर बढ़ाना। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। इस योजना के तहत जो भी ऋण या निधि लगेगी वो कहाँ से लगेगी, तो आकस्मिकता निधि से कुल 1 करोड़ रुपए जो है वो इस योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। इस योजना के तहत कार्यक्रम क्या क्या है, तो जो कुक्कुट पालक उद्यमी है उनको स्व-वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण से व्यवसाय ऋण मतलब बैंकों से ऋण जो है वो उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और व्यवसायिक इकाई स्थापित करने के लिए 5 वर्ष के लिए उन्हें अनुदान स्वरूप आर्थिक सहायता जो है वो की जाएगी और ये अनुदान जो है वो 25 से 40% उसके कुल निवेश का हिस्सा होगा। इसका अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो ये है कि यदि कोई व्यक्ति कुक्कुट पालन में इंटरेस्टेड है तो वो जितना निवेश करेगा उसका 25 से 40% हिस्सा जो है वो अनुदान स्वरूप सरकार की तरफ से उसे प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपना व्यवसाय और अच्छे तरीके से चला सके, ठीक है। ये जो अनुदान का समयावधि होगा वो क्या होगा, 5 वर्ष का होगा और जो नोडल एजेंसी है इस योजना की वो पशुधन विकास विभाग जो है वो है, मतलब ये कि पशुधन विकास विभाग की ही ये योजना है। अब हम आते हैं अपनी अगली योजना में। जैसा कि मैंने बताया था कि 8 योजनाएं इस बार लागू हुई हैं और 3 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। तो वो 3 योजनाओं में पहली है मुख्यमंत्री मितान योजना, दूसरी है बालवाड़ी योजना और तीसरी है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री मितान योजना में क्या चेंजेस आए हैं। तो इस वर्ष मुख्यमंत्री मितान योजना में
भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि अब ये जो योजना है वो प्रदेश के सभी 44 नगर पालिकाओं में लागू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये घोषणा कब की गई है? तो 19 जून 2023 को ये घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री मितान योजना जो है वो इससे पहले से संचालित है। ये लागू की गई थी मई 2022 को, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि घर बैठे लोग अपने सारे सरकारी दस्तावेज जो है वो बनवा पाए, और जो ऑफिसों कार्यालयों के चक्कर उन्हें काटने पड़ते हैं उससे लोगों को छुटकारा मिले। लोग ऑनलाइन अपना पंजीयन कराते हैं और अपने जो भी दस्तावेज है उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, और दस्तावेज बन के उनके घर पर पहुंचा दिया जाता है। वे व्यक्ति जो ये काम करते हैं, मतलब पंजीयन जो दस्तावेज है वो बना के उनके घर पर बनवा के उनके घर पर पहुंचाते हैं, उन्हें मितान कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री मितान योजना जो है उसका कार्यक्रम है। ठीक है, ये योजना जब लागू की गई थी 2022 में, तो छत्तीसगढ़ के सिर्फ 14 नगर पालिकाओं में लागू की गई थी। तो अब नगर पालिकाओं की संख्या बढ़ाकर 44 कर दिया गया है, और 19 जून 2023 के बाद से अब छत्तीसगढ़ के टोटल 44 नगर पालिकाओं में ये योजना लागू है। तो कुल 44 नगर पालिकाओं के जो लोग हैं अब वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो है 14545। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 1-45-45 ये इसका टोल फ्री नंबर है। ठीक है, अगली योजना जिसपे कुछ अमेंडमेंट किया गया है वो है बालवाड़ी योजना। ठीक है, तो बालवाड़ी योजना जो है उसका चरण 2 लागू कर दिया गया है। कब? 26 जून 2023 को। ठीक है, इसका प्रथम चरण कब लागू किया गया था? 5 सितंबर 2022 को लागू किया गया था, बाल दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो प्रथम चरण लागू हुआ था 5 सितंबर 2022, मतलब 1 साल पहले। इसका द्वितीय चरण जो है वो 26 जून 2023 को लागू किया गया है। अब द्वितीय चरण में क्या नया आया है? तो द्वितीय चरण में 4318 नई बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और जो प्रथम चरण था उसमें 5173 बालवाड़ी जो है वो खोले गए थे। ठीक है, ये जो योजना है उसकी एक थीम रखी गई है। इसकी थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी। ये इस योजना की थीम है। ये जो योजना है उसका जो विभाग है, ये किस विभाग की योजना है? तो स्कूल शिक्षा विभाग की योजना है। और इस योजना का जो मुख्य कार्यक्रम है वो है खेल कूद के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं उनमें सीखने की ललक बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला जो योजना है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं वो है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ये अमेंडमेंट किया गया है कि पहले इस योजना के तहत लाभार्थी को 25,000 की राशि दी जाती थी, उसे बढ़ाकर अब सीधे 50,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, ये जो योजना है वो 2005 में लागू हुई थी। इसका नोडल विभाग छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग है। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए इसका जो बजट है वो कुल 38 करोड़ बजट है। पहले जो इसका बजट था उससे बजट में भी इस वर्ष बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, और अब तक कुल 2 बार इसकी राशि में बढ़ोतरी की गई है। मतलब जब 2005 में ये योजना लागू हुई थी तब 15,000 रुपए दिए जाते थे। 15,000 को बढ़ाकर 25,000 किया गया, और 25,000 को बढ़ाकर फिर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी सारी योजनाएं थी 2023 की। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी परियोजनाओं में कि छत्तीसगढ़ शासन ने 2023 में कौन कौन सी परियोजनाएं लागू की है। तो यहाँ पे हम कुल 3 परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना, दूसरा चाक परियोजना, और तीसरा PRICBO परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल मितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना के बारे में। ठीक है, तो ये जो परियोजना है उसे 12 जून 2023 को लागू किया गया है। ठीक है,
ये योजना जो है वो 2 विभागों की सहभागिता से लागू हुई है। पहला जल जीवन मिशन और दूसरा यूनिसेफ। मतलब विभाग नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा इन योजनाओं को लागू किया जा रहा है या इस योजना में सहयोग दिया जा रहा है। एक तो यूनिसेफ और दूसरा सरकार की जो जल जीवन मिशन है, उसमें जो कार्यकारी लोग हैं, ये लोग आपस में मिलकर इस योजना का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजनाओं का संचालन और स्थायी रखरखाव करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और ये जो योजना है उसका लक्ष्य ये है कि इस योजना के तहत जो इच्छुक लोग हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, संबंधित कौशल प्रशिक्षण, जिसमें पाइपलाइन फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, आरओ सेटिंग, आरओ फिटिंग, इस टाइप के प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वो स्वरोजगार प्राप्त कर सके, उद्यमी बन सके। ये भी इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो कार्यक्रम देखते हैं कि इस योजना के तहत क्या है कि प्रदेश में 58,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण किस चीज का होगा? तो मैंने बताया जैसे नल फिटिंग, पाइप फिटिंग, आरओ फिटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, तो जल संबंधित जितने काम होते हैं उससे संबंधित प्रशिक्षण युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसमें युवाओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और कुल कितने लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? तो कुल 58,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य सरकार का है। अब हम आते हैं अपनी अगली परियोजना की तरफ, जो है चौक परियोजना। ठीक है, चौक परियोजना जो है उसका मुख्य उद्देश्य है स्कूली शिक्षा में सुधार करना। ठीक है, ये परियोजना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो भी इस परियोजना को लेकर काफी आशान्वित है और वो इसकी फंडिंग कर रहा है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेलिंग देखते हैं क्या है। तो ये कहाँ लागू हुई है? छत्तीसगढ़ में। कब लागू हुई है? तो 22 सितंबर 2023 से ये योजना जो है, परियोजना जो है वो लागू हो गई है। चौक का फुल फॉर्म क्या है? तो सी से छत्तीसगढ़, CH से छत्तीसगढ़, A से एक्सेलरेटेड, L से लर्निंग, ठीक है, और K से नॉलेज। तो अगर हम लोग ओवरऑल वे में देखें तो छत्तीसगढ़ एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी ऑपरेशन जो है वो इस परियोजना का चौक का फुल फॉर्म है, चौक परियोजना का पूरा नाम है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया इसका जो उद्देश्य है वो स्कूली शिक्षा में सुधार लेके आना है। ठीक है, ये जो परियोजना है उसका प्रथम चरण जो है वो अभी 22 सितंबर से लागू किया गया है और प्रथम चरण का उद्देश्य के तहत उद्देश्य क्या है कि 400 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विश्व बैंक की मदद से स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। अब स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा का मतलब ये कि वो सारे स्कूल जिसमें कुछ कमियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित हो, अधोसंरचना संबंधित हो, लेबोरेटरी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है या मॉडर्न क्लासरूम नहीं है, तो ये सारी कमियों को दूर किया जाएगा और एक अच्छा भवन और एजुकेशन सिस्टम जो है वो छात्रों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ स्वीकृति, ये जो परियोजना है उसकी स्वीकृति जो है वो कब की गई है? तो विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर 2023 को इस परियोजना की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं इस परियोजना के बारे में। तो विश्व बैंक द्वारा अगले 5 वर्षों में, मतलब जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक, जुलाई क्यों? क्योंकि स्कूल ओपनिंग मंथ जो है वो जुलाई होता है, तब तक $300 मिलियन की, $500 मिलियन की सहायता जो है वो की जाएगी। ठीक है, इसके तहत कार्यक्रम क्या किया जाएगा कि इसमें पालकों को भी सम्मिलित किया जाएगा, उनके सजेशंस को, उनके जो सलाह है उसको ध्यान में रखते हुए जो उचित सलाह होगी उस पर कार्य किया जाएगा। फिर जो सुदूर वनांचलों में संचालित जो स्कूल है उनके कायाकल्प में सुधार किया जाएगा। फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो शिक्षकों को संबंधित विषय के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं उनको, और विज्ञान की प्रयोगशाला आदि की सुविधा जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य जो है वो है अधिक से अधिक संख्या में ST/SC मतलब जो जनजातीय बसाहट है उन क्षेत्रों में स्कूल खोलना और जो वहाँ के प्राचार्य है और शिक्षक है उनकी क्षमता में वृद्धि करना जो है
वो इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य और कार्यक्रम है। ठीक है, तो ये थी हमारी चाक परियोजना। अब इसके बाद जो तीसरी और आखिरी परियोजना है हमारी, वो है PRICBO कन्वर्जेंस परियोजना। ठीक है, तो ये जो परियोजना है इसका शुभारंभ किया गया है 24 अप्रैल 2023 से। 24 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया गया है। अब इसमें दो टर्म आ रहे हैं, PRI और CBO। तो इसमें PRI का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और जो CBO है उसका मतलब है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, गांवों में आजीविका का अवसर बढ़ाना। ठीक है, तो देखें तो यह है कि गरीबी कम करने के लिए राज्य और ग्रामीण आजीविका मिशन, मतलब जो बिहान योजना हम सुनते हैं, उनके द्वारा जो सामुदायिक संगठन है और ग्राम पंचायत के कन्वर्जेंस से मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों को उद्यमशील बनाना। ठीक है, अगर सामान्य भाषा में हम बोले तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आजकल गाँव में एक स्व सहायता समूह का गठन किया जाता है, वो एक पर्टिकुलर काम करते हैं और उसके द्वारा अपनी आय के स्रोत का निर्धारण करते हैं या आय करते हैं। तो इन लोगों को और अधिक उद्यमी बनाना इस योजना या इस परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये इसमें क्या होगा कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो कुल 200 ग्राम पंचायत जो है वो इसमें अभी सम्मिलित किए गए हैं इस परियोजना में। ठीक है, और इसमें 2 जिलों पे अभी कार्य किया जा रहा है, एक बस्तर और एक रायपुर। ठीक है, तो बस्तर जिले के 100 ग्राम पंचायत, रायपुर जिले के 100 ग्राम पंचायत, और बस्तर जिले के 4 विकास खंड और रायपुर जिले के 4 विकास खंडों पे ये परियोजना जो है वो अभी लागू की गई है। तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो बस्तर जिले के 4 विकास खंड है बकावंड, बास्तानार, लोहंडीगुड़ा और तोकापाल। और रायपुर जिले के 4 विकास खंड कौन कौन से हैं, तो अभनपुर, आरंग, धरसीवा और तेलरा। ठीक है, इस परियोजना के तहत कार्यक्रम क्या है, तो मिशन के अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों को उद्यमशील बनाना इसका कार्यक्रम है। ठीक है, ये जो परियोजना है उसका शुभारंभ किसने किया है, तो ठाकुर प्यारे लाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के जो संचालक हैं श्री PC मिश्रा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी परियोजनाएं। अब हम बात करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी कुछ कार्यक्रमों के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास कुल 3 कार्यक्रम हैं, जिसमें है 5 संकल्प कार्यक्रम, दूसरा है डॉक्टर तुम जो द्वार कार्यक्रम और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं, जो कि है 5 संकल्प कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कार्यक्रम मैं बता दूं कि महासमुंद जिले में संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका शुभारंभ किया गया है 28 फरवरी 2023 को जिला प्रशासन महासमुंद द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वस्थ व्यवहार के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना, बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर वर्ग के लोगों के बीच आ रही स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए कार्य योजना बनाकर काम कराना। ठीक है, तो ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके लिए जो 5 संकल्प दिलाए गए, जिसके कारण इस कार्यक्रम का नाम पड़ा 5 संकल्प का कार्यक्रम। तो वो 5 संकल्प कौन से हैं, तो स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प, दूसरा प्रसव पूर्ण जांच और संस्थागत प्रसव का संकल्प, तीसरा एनीमिया मुक्ति का संकल्प, चौथा स्तनपान को बढ़ावा देने का संकल्प, और 5वां संपूर्ण पोषण विविधता का संकल्प। तो इस कार्यक्रम के तहत लोगों को इन 5 पॉइंट्स पे या 5 बातों पे स्थिर रहने के लिए और इनके लिए उन्हें जागरूक किया गया है। ठीक है, और लोगों में, महासमुंद जिले के जो लोग हैं उनमें ये चीज की, इन 5 बातों की जागरूकता फैलाने के लिए कुल 60,000 अलग अलग विभाग के लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ये लोग उनके घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो है डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये साउथ बस्तर की तरफ पे संचालित कार्यक्रम है। तो साउथ छत्तीसगढ़ की तरफ, मतलब बस्तर के क्षेत्र का
में संचालित कार्यक्रम है। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ है 6 जून 2023 से। कहाँ ये कार्यक्रम चलाया गया है? तो केशकाल विकासखंड के ग्राम बेडमा में। ठीक है, कार्यक्रम क्या है कि पहुंच रहित ग्रामों में चिकित्सा सुविधाएं टेलीमेडिसिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इस योजना के तहत वो स्थान जो दूरस्थ है, लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी सुविधा प्रदान की जाएगी कि लोग टेलीफोनिक वे में टेलीफोन के माध्यम से अपने डॉक्टर से संपर्क करके दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दवाइयां भी उन्हें टेलीमेडिसिन मतलब फोन पे बता के वो अपनी दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। आवश्यकता अगर पड़ती है, मतलब कंडीशन अगर बहुत ज्यादा खराब है, तो डॉक्टर और उनकी एक टीम जो है, डॉक्टर और उसका दल एम्बुलेंस के साथ मरीज के घर आएगा, उसका इलाज करेगा, दवाई और आवश्यक सुविधाएं जो है वो प्रदान करेगा। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो उस मरीज को उसी एम्बुलेंस में बिठाकर संबंधित या आसपास के अस्पताल में ले जाकर वहां पर भी उसका इलाज जो है वो किया जाएगा। तो ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और कार्य है। अगला जो कार्यक्रम है वो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है वो 15 फरवरी 2023 से किया गया है। किसके द्वारा? तो रविंद्र चौबे जी के द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ शासन में कृषि मंत्री है, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। ठीक है, ये कार्यक्रम क्या है? तो सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जो किसानों को पॉलिसियां मिलती है उससे संबंधित ये कार्यक्रम है। ठीक है, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसियां जो है वो इस कार्यक्रम के तहत दी गई है। और इन योजनाओं के तहत विपरीत परिस्थितियों से फसल हानि की आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापक फसल बीमा जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, मतलब ये जो दो योजनाएं हैं हमारी, ठीक है, ये जो फसल बीमा योजनाएं हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि अगर मौसम के कारण फसल में हानि होती है तो उसकी भरपाई जो है वो सरकार इन योजनाओं के द्वारा करती है। तो इन योजनाओं से संबंधित कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है, जिसे बोला गया है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम। ठीक है, तो ये हमारे कार्यक्रम हो गए। अब हम 2023 में संचालित कुछ अभियानों की बात करते हैं। तो हमारे पास कुल 4 अभियान हैं। पहला है रैली फॉर रिवर्स अभियान, दूसरा हमर सुघर लइका अभियान। ठीक है, तीसरा है सड़क सुरक्षा अभियान और चौथा है मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला है रैली फॉर रिवर्स अभियान। तो हम इस अभियान की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है जिसमें छत्तीसगढ़ की जो वृक्ष संपदा योजना है उसकी सराहना की गई है। तो इसलिए ये अभियान जो है वो हमारे लिए जरूरी है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रैली फॉर रिवर्स अभियान में छत्तीसगढ़ के किस योजना की सराहना की गई थी या तारीफ की गई थी? तो वो वृक्ष संपदा योजना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रैली फॉर रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये अभियान जो है वो ईशा फाउंडेशन के श्री जग्गी वसुदेव सदगुरु द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ये जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश में नदियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और सरकार को प्रतिबद्ध करना या जागरूक करना कि वो ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो देश के पर्यावरण और नदियों की सुरक्षा के के अनुकूल हो। ठीक है, मतलब ऐसी योजनाएं सरकार बने या सरकार का ध्यान ऐसी योजनाओं की तरफ आकर्षित करे जिससे नदियों की दशाओं में सुधार हो सके। ये इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब अगला जो अभियान है वो है हमर सुघर लइका अभियान। ठीक है, ये कब चलाया गया है ये अभियान? तो 21 मई 2023 को ये अभियान चलाया गया है। कहाँ? तो दुर्ग जिले के सांकरा नामक स्थान पर ये अभियान चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश की जिले की सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित बच्चों की श्रेणी में लाना। ठीक है, तो हमर सुघर लइका अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दुर्ग जिले में जितने 1800 कुपोषित बच्चे रिपोर्ट किए गए हैं उनके कुपोषण को दूर करके उन्हें सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लेके आना। ठीक है, इसके तहत क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? तो हेपेटाइटिस टेस्ट के आधार पर बच्चों की ग्रोथ का प्रबंधन करना,
दूसरा, मितानिन जो है वो घर घर जाकर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों की जांच करेंगी और कुपोषित बच्चों को जागरूक किया जाएगा और परिवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि उन्हें किस प्रकार का भोजन प्रदान किया जाए जिससे वो कुपोषण से बाहर निकल सके। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला अभियान है वो है सड़क सुरक्षा अभियान। ठीक है, तो सड़क सुरक्षा अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें लोगों को सड़क में जो दुर्घटनाएं हो रही है उससे बचाव के उपाय और किस तरीके से आपसी सहयोग के माध्यम से हम होने वाली दुर्घटनाओं को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि इस अभियान के तहत एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो है लघु फिल्म महोत्सव। मतलब लोगों को एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं कि वो ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें लघु फिल्म बनाएं एक्चुअली, कि सड़क में चलते समय किस प्रकार दुर्घटनाओं पे नियंत्रण किया जा सकता है और फिर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो मुख्यतः दुर्घटनाओं से, सड़कों में होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा अभियान है वो है मलेरिया मुक्ति छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान। ठीक है, तो ये जो अभियान है इसका 8वां चरण जो है वो अभी 2023 में 15 जून से शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो हमें जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ को मलेरिया से मुक्त बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि 2023 में कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम और अभियान जो है वो छत्तीसगढ़ में चलाए गए हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में फिर से हम कोई एक टॉपिक को समराइज करके, पूरे वर्ष का कोई एक टॉपिक समराइज करके हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि अब आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपको एक टॉपिक के सारे कंटेंट, ईयरली कंटेंट जो है वो आपको एक वीडियो में अवेलेबल हो जाए। थैंक यू।